एक्सपेंसेस का एक मतलब करवाया था। एक्सपेंसेस का एक मतलब बताया था, किसी को ध्यान है बच्चे एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ करता था? कौन बताएगा? Cost हाँ जी, incurred in business and cost incurred in buying goods and services. डेफिनेटली अमाउंट स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, बेसिकली यही था, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ जी अश्मीत बच्चे, यही मतलब होता था एक्सपेंसेस का। यस सर। प्रैक्टिकली सोच के देखो अश्मीत बच्चे, अगर आप गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कोई खर्चा करते हो तो गुड्स और सर्विसेज कितने टाइम में बिक जाएंगे? सर कोई फिक्स अमाउंट टाइम नहीं है अंदाजे से लगभग। सर, कुछ गुड्स तो उसी टाइम बिक जाएंगे, कुछ गुड्स रह जाएंगे। मतलब मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, चलो विद इन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर? ऑलमोस्ट विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर, बिल्कुल जी। तो गुड्स और सर्विसेज पे जो खर्चा करा गया, इसका मतलब जो एक्सपेंसेस हमने करा था उसका बेनिफिट जो हमें मिला इज रिसीव्ड विद इन 1 ईयर। उसका सारा बेनिफिट नॉर्मली अकाउंट्स के अंदर एग्जैक्टली तो कुछ भी नहीं होता, नॉर्मली सारा बेनिफिट 1 साल के अंदर मिल जाएगा। जैसे आपने फैक्ट्री का रेंट पे करा मार्च में तो आपको फैक्ट्री मार्च में यूज करने के लिए मिल जाएगी, उसका बेनिफिट मार्च में मिलेगा, अप्रैल में तो नहीं मिलेगा उसका बेनिफिट। यस सर। लेकिन जो आप एसेट्स के ऊपर खर्चा करते थे बच्चे, क्या एक्सपेंसेस के अंदर मैंने जो एसेट खरीदते थे वो भी इंक्लूड करवाए थे क्या कभी? सर नहीं, अगर नहीं कोई करवाए यूज हुआ है तो उसका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता था, एसेट जिसके अंदर इंक्लूड नहीं होते थे। ठीक है जी, क्योंकि जो एसेट होते हैं ना उनका बेनिफिट हमें जो रिसीव होता है इज रिसीव्ड नॉट इन अ सिंगल ईयर, इज रिसीव्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर। जैसे आपने मशीन परचेज कर ली तो उसका बेनिफिट हमें नंबर ऑफ ईयर तक मिलता रहेगा, फर्नीचर और उसका बेनिफिट नंबर ऑफ ईयर तक मिलता रहेगा। कनक यही बताया था बच्चे। यस सर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। उसके अलावा मैंने आपको उस दिन जब अकाउंटिंग प्रोसीजर बताया था, याद हो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ईयर के एंड में एक ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और एक बैलेंस शीट बनती है। कनक याद है? एक सेकंड वेट करेंगे बच्चे। एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था बच्चों और एक बैलेंस शीट बनती थी। कनक ध्यान है? हाँ जी सर। जो एक्सपेंसेस और इनकम्स होते थे उसको हाँ तो हम जी। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे, हाँ जी सर। और एसेट्स और लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में दिखाया करते थे। क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है जी, ये सारा है क्योंकि जो अगली टर्म है उसमें यूज होगा ये चीज में है। हाँ जी सर। अब अगली एक टर्म आएगी बच्चे एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, तो एक वर्ड होता है एक्सपेंस, एक वर्ड होता है एक्सपेंडिचर, दोनों में डिफरेंस है महक बच्चे। हाँ जी सर। एक्सपेंस में आपने किस किस चीज के ऊपर अमाउंट स्पेंड करी थी? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। यस सर। एक्सपेंस के अंदर हम एसेट को इंक्लूड नहीं करते थे। यस सर। एक्सपेंडिचर के अंदर अगर मैं कहता हूं एनी अमाउंट स्पेंड, चाहे आपने कैश दिया है, चाहे आपने उधार में कुछ करा है, कुछ भी है, एनी अमाउंट स्पेंड ऑन गुड्स सर्विसेज एज वेल एज एसेट्स, इसमें मैं एसेट्स को भी इंक्लूड कर देता हूं, तो उसको हम एक्सपेंडिचर कह देते हैं। आपने अमाउंट स्पेंड करी गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर और एसेट्स के ऊपर, तो दैट इज द एक्सपेंडिचर। क्लियर है? यस सर। जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर अमाउंट स्पेंड करते हैं वो बेसिकली एक्सपेंस होता है, हाँ जी सर। और जो एसेट्स आप परचेज करते हो वो हमारे लिए एसेट नहीं होता। ठीक है बच्चे? जो एसेट परचेज करते एक्सपेंस नहीं होता। तो इसमें भी ना अगर मैं एक्सपेंडिचर को बात करता हूं तो दो टाइप की एक्सपेंडिचर आ जाती है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको समझते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक सेकंड वेट करेंगे बच्चे।
कनक बच्चे। आद्रिका बच्चे। Yes, sir. एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। Yes, sir. बेसिकली जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर खर्चा करा गया उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह देते हैं। बेसिकली जो एक्सपेंस होता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह देते हैं। ठीक है जी। गुड्स और सर्विसेज पे जो खर्चा किया गया, हाँ जी ठीक है। सर। और जो एसेट के ऊपर खर्चा Yes, किया sir. जाता है बेसिकली उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देते हैं। ठीक है। Yes, sir. मिनल क्लियर है बच्चे ये चीज? सर एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में यही डिफरेंस है कि उसमें सिर्फ ये टर्म आ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज, और एक्सपेंडिचर में दोनों चीजें आ जाती हैं, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। यही डिफरेंस है हाँ बस। मतलब खाली अगर मतलब एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंडिचर का पार्ट है, आप कह सकते हो। ओके सर। ठीक है जी। तो गुड्स और सर्विसेज पे जो गुड्स और सर्विसेज का बेनिफिट कितने टाइम तक मिलेगा? बेनिफिट इज रिसीव्ड विद इन 1 ईयर। और जो आपने एसेट्स के ऊपर खर्चा करा उसका बेनिफिट कितने टाइम तक मिलेगा? इज रिसीव्ड फॉर अ नंबर ऑफ Long. ईयर्स। क्लियर है? यस सर। तो एक्सपेंडिचर के अंदर दो पार्ट हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली अगर जो एक्सपेंस करते हो, जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर खर्चा करा जाता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह देते हैं। उसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिल जाता है। लेकिन जो आप एसेट्स के ऊपर खर्चा करते हो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देते हैं। आपने मशीन परचेज कर ली, आपने बिल्डिंग परचेज कर ली, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देते हैं। उसका बेनिफिट जो है वो हमें नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलता रहता है। तो एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों चीजें आ गई, गुड्स और सर्विसेज भी आ गई और एसेट्स भी आ गए। अश्मित क्लियर बच्चे चीज? Yes, sir. अगर आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, प्रैक्टिकली सोच के देखें कनक बच्चे, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो और एसेट्स खरीदने पड़ेंगे या नहीं खरीदने पड़ेंगे? सर खरीदने पड़ेंगे। खरीदने पड़ेंगे। गुड्स को खरीदने से तो अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन कर सकते हो। एक मशीन है, मान लो आपने गुड्स परचेज करे तो उससे कैपेसिटी मेंटेन रहेगी, बढ़ेगी तो नहीं? नहीं सर। बढ़ाने के लिए आपको एसेट्स खरीदने पड़ेंगे। तो अगर आपको अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करना है उसके लिए तो कौन से एक्सपेंडिचर हो गई? कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है? यस सर। और अगर आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होगा वो और मशीन खरीदनी पड़ेंगी और बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, तब अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से नहीं बढ़ती। मोहिनी क्लियर है बच्चे? यस सर। उसके अलावा ये एक्सपेंस है और ये एसेट है, तो बैलेंस ईयर के एंड में इसको कहाँ शो करा जाएगा? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। याद है मैंने उस दिन अकाउंटिंग प्रोसीजर में समझाया था। हाँ जी सर। तो ये एसेट है तो उसको कहाँ शो करा जाएगा? ईयर के एंड में बैलेंस शीट में। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट? आद्रिका क्लियर है बच्ची? Yes, sir. कनक? हाँ जी बच्चे। सर एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा था ना जो आपने बताया था, मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी और इनकम बिल्कुल कैपेसिटी जी। वाला दूसरा। अगर आपको अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो यू हैव टू परचेज मोर ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। सपोज आई एम हैविंग वन Yes, sir. मशीनरी एंड उसकी कैपेसिटी जो है 100 केजी रॉ मटेरियल की है। अब मैं 100 केजी रॉ मटेरियल को परचेज कर लेता हूं तो, और एक ही मशीन है, तो मैं अपनी अर्निंग कैपेसिटी को यूज कर रहा हूं। अब अगर आप और भी रॉ मटेरियल परचेज कर लोगे तो क्या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी? नो सर। मेंटेन रहेगी, बढ़ेगी नहीं। अगर आप अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। यस सर। क्लियर है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर Yes. इज इनकर्ड टू मेंटेन द कैपेसिटी। बनी रहेगी कैपेसिटी आपकी, लेकिन अगर आपको उसको बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। आपको जो है वो फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। तो एक्सपेंडिचर्स के अंदर दोनों चीजें आ गई। तो एनी अमाउंट स्पेंड, आपने अब जब मैं इसकी डेफिनेशन कराऊंगा तो उसमें लिखा है कि आपने कैश दिया या कोई ऐसी चीज दी जो जिसकी कोई मनी वैल्यू है। जरूरी थोड़ा ना कि आप हमेशा कैश दो। मान लो पुराना फर्नीचर पड़ा है
उसके बदले आपने गुड्स और सर्विसेज ले लिए, हो सकता है अश्मीत बच्चे? अश्मीत, यस सर। तो किसी भी चीज के मतलब कुछ भी अमाउंट स्पेंड है, बेशक से आपने लायबिलिटी इनकर करी है, उधार पे लिया है, कैश में लिया है, किसी और चीज को देके लिया है, अगर आपने गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर और एसेट्स के ऊपर कोई भी खर्चा करा है तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया अगर आपने कोई एक्सपेंस करा है जिसका बेनिफिट आपको विद इन 1 ईयर मिल जाएगा, वो तो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपने कोई एसेट परचेज करा है, ऐसी अमाउंट स्पेंड करी है जिसका बेनिफिट आपको नंबर ऑफ ईयर्स तक मिलता ही रहेगा, वो आपका है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, मेंटेन रहती है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ईयर के एंड में हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एग्जांपल कोई पूछे, वेजेस पेड, सैलरी पेड, रेंट पेड, डेप्रिसिएशन, जितने भी अपने एक्सपेंसेस कर रखे हैं बेसिकली वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। मशीनरी परचेज, बिल्डिंग परचेज, फर्नीचर परचेज, ये सारा हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मोहिलिन, क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट बच्चे इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? एनीवन हैविंग एनी डाउट? अश्मीत, क्लियर है बच्चे अच्छे से? यस सर। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड आता है कॉस्ट, पहले उसको देखते हैं। कॉस्ट, कॉस्ट या एक्सपेंस एक ही बात हो गई, नहीं हो गई अश्मीत? सर एक ही बात नहीं हाँ, सर, तो कॉस्ट में तो सिर्फ गुड्स जो हमने परचेज की उसकी अमाउंट, एक्सपेंसेस में तो गुड्स और सर्विसेज से जो खर्चा करा गया बेसिकली अश्मीत, तो दैट इज आल्सो द कॉस्ट। यस सर। लेकिन कॉस्ट को ना एक और तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कॉस्ट को दो तरीके से डिफाइन करूंगा, एक तो यही है, एनीथिंग गिवन, रिसोर्सेज गिवन अप और मनी गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द कॉस्ट। क्लियर है? यस। उसके अलावा कॉस्ट होती है अमाउंट रिलेटेड टू स्पेसिफिक थिंग्स। कई चीजों से रिलेटेड जब कोई खर्चा करा जाता है ना, तो उसको भी उसकी कॉस्ट कह देते हैं। जैसे आपने मशीनरी परचेज करी, अब मशीनरी परचेज करते वक्त आपने क्या करा, उससे रिलेटेड कुछ खर्चे भी कर दिए, जैसे इंस्टॉलेशन आपने पे कर दी उसकी, उसका फ्रेट आपने पे कर दिया, ठीक है जी, उसकी इंश्योरेंस का आपने करा के उसको पे कर दिया। तो जो आप मशीन खरीदे उससे रिलेटेड ये खर्चे हैं, तो उसको भी इसकी कॉस्ट कह देते हैं। जब मशीन की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो उसमें ऐड कर दोगे। तो जब कोई पर्टिकुलर चीज आप खरीदते हो, उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उसको भी हम कॉस्ट कह देते हैं कि उसकी कॉस्ट है। क्लियर है बच्चे ये चीज? यस। किसी भी चीज की, जैसे आप कुछ भी लेके आते हो उससे रिलेटेड खर्चा करते हो। मान लो मैंने मशीनरी खरीदी 1 लाख की, फैक्ट्री तक लाने के लिए मुझे उसके ऊपर 10,000 का कैरियज पे करना पड़ा। तो कोई मुझे कहेगा कि मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, तो मोहिलिन कितनी बताऊं? हाँ जी सर। वो है परचेज द मशीनरी फॉर 1 लाख, और उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए मुझे उसके ऊपर कैरियज मतलब जो किराया है वो देना पड़ा 10,000 रुपीज का। अब मुझसे कोई पूछता है कि उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसकी कॉस्ट कितनी बताऊं? सर कॉस्ट तो 1 लाख है, पर 10,000 ऊपर हमने लगाया तो। हाँ, जब तक रूल क्या होता है, जब तक कोई एसेट आप यूज ना करना शुरू करो ना, उसके ऊपर जो भी खर्चा होता है उसकी वैल्यू में ऐड हो जाता है। सर 1,10,000। हाँ, तो इसका मतलब कॉस्ट मींस अमाउंट रिलेटेड टू स्पेसिफिक थिंग, एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड उसके ऊपर जब खर्चा कर दिया जाता है तो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो कॉस्ट को भी मैंने दो वे में डिफाइन कर दिया। एक तो गुड्स और सर्विसेज खरीदते वक्त जब आप खर्चा करते हो उसको भी कॉस्ट कह देते हैं, महक। जी सर। उसके अलावा पर्टिकुलर कोई आइटम है, कोई थिंग्स हैं, उससे रिलेटेड अगर हम कोई अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो उसको भी उसकी कॉस्ट कह देते हैं। ठीक है बच्चे? हाँ जी सर। और जो इसमें हम अमाउंट स्पेंड करते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक एक्चुअल होता है, एक नोशनल। इसको समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, समझते हैं बच्चे, इसको अच्छे से समझना है। एक होता है एक्चुअल, एक होता है नोशनल। ठीक है बच्चे? मोहिनी, हाँ जी सर। एक्चुअल का मतलब जिसमें आपने एक्चुअल कैश पे करा।
जैसे मान लो मैंने फैक्ट्री किराए पे ले रखी है, रेंट पे ले रखी है, और मैंने रेंट पे करा, ठीक है जी। जब मैं गुड्स की वैल्यूएशन करूंगा बच्चे अपने, तो क्या मैं उसमें उस रेंट को इंक्लूड करूंगा नहीं करूंगा, कॉस्टिंग जब निकालूंगा अपनी? कश्मीर, सर हाँ मोहिलीन, सर करोगे। करेंगे बिल्कुल जी। तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया जो आपको देना पड़ा किसी को। रिद्धि क्लियर है बच्चे? रेंट पेड, फैक्ट्री का रेंट पे करा आपने, तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ जो आपको देना पड़ा। रिद्धि क्लियर है? सर एक बार रिपीट करना। जब आप अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूएशन करते हो ना जनरली, तो उसमें एक तो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड होती है। जैसे आपने फैक्ट्री का रेंट पे करा, तो जब आप अपनी गुड्स की कॉस्टिंग निकालते हो कि कितने की कॉस्टिंग आई, तो उस रेंट का एक पार्ट उसमें इंक्लूड करोगे नहीं करोगे? यस सर। हर एक एक्सपेंस का पार्ट इंक्लूड होता है। ऐसे इंटरेस्ट आपने लोन लिया था, उसका आपने इंटरेस्ट पे करा, तो उसका पार्ट इंक्लूड करोगे नहीं करोगे? करेंगे। करेंगे। एक तो होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक नोशनल होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है पे नहीं करा, कॉस्ट ऑफ सेल फोन चीजें होती हैं, उसको भी कॉस्ट में इंक्लूड करा जाता है, रियल लाइफ में भी करा जाता है बच्चे, बताता हूं। जैसे कि आपकी खुद की फैक्ट्री है, सपोज अब मोहिलीन आपकी खुद की फैक्ट्री है, ठीक है जी। यस सर। आपने किसी को रेंट नहीं पे करना, ठीक है जी, लेकिन जब आप अपने गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो क्या उसमें वो रेंट इंक्लूड होगा या नहीं होगा? सर हमने पे नहीं करा। हाँ, लेकिन आपकी खुद की फैक्ट्री थी, आपने पे नहीं करा, लेकिन जब कॉस्टिंग करते हैं रियल लाइफ में चीजों की, तो क्या उसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा? सर होगा। होगा। प्रैक्टिकली सोच के देखना बच्चे, अश्मीत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि बाहर से अगर फैक्ट्री किराए पे लेते तभी तो रेंट देना पड़ता। यस सर। महक क्लियर है बच्चे? एक होता है एक्चुअल जो आपने किसी को दिया, एक होता है नोशनल जो आपने नहीं करा, लेकिन अगर आप बाहर से कहीं से अरेंज करते तो देना पड़ता। तो आप इमेजिन कर लेते हो कि कितना देना पड़ता, उसको अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर लेते हो। ओके सर। आद्रिका क्लियर है बच्चे चीज? मोहिलीन आपको क्लियर है? यस सर। तो जब मैं कॉस्ट की बात करता हूं तो उसमें दो टाइप के एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, एक एक्चुअल, एक नोशनल। एक्चुअल मींस जो आपने एक्चुअल में किसी को कैश दिया वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होता है। नोशनल मतलब जो आपके खुद के रिसोर्सेज हैं, आपको किसी बाहर वाले को पैसा नहीं देना पड़ा, बट स्टिल व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, दैट थिंग इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। रिद्धि क्लियर है बच्चे? सर हाँ यस जी। सर। लेकिन वो तो हमारी कैपिटल है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर बाहर से लोन लेते तभी तो इंटरेस्ट देना पड़ता। यस सर। प्रैक्टिकली लेकिन सोच के देखता हूँ, चलो रियल लाइफ में सोच के देखता हूँ। एक ऑलरेडी हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रियल लाइफ में मान लो मैंने बिजनेस शुरू करा, यस सर। ठीक है जी। 50 लाख रुपीस की कैपिटल मेरी अपनी है, ठीक है जी। हाँ जी। एक हाँ जी। शॉपकीपर है आपके घर के पास जिसने अपनी 50,000 की कैपिटल अपनी लगा रखी है, ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी। और दूसरा है जिसने 50 लाख रुपए बैंक से लोन लेके लगा रखा है, जिसको हर महीने 50,000 का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। हाँ जी। अब हाँ जो जी। पहला शॉपकीपर है जिसने अपना पैसा लगा रखा था, क्या वो आपको चीजें सस्ती देता है? नो सर। क्यों? उसको तो कुछ रेंट इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ रहा, फिर वो सस्ती क्यों नहीं दे रहा आपको? अपने प्रॉफिट के लिए। नहीं बच्चे, वो जो उसकी कॉस्टिंग बनती है, अगर वो बाहर से पैसा लेता तो वो इमेजिन करता है कि मुझे बाहर से कितना रेंट देना पड़ता, वो उस रेंट को उसमें इंक्लूड करता है, सॉरी इंटरेस्ट को इंक्लूड करता है, फिर आपको देता है। तो वो भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, वो भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है जी। हाँ जी। एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लो एक शॉपकीपर ने तो एक लड़का रख रखा है 10,000 रुपए में महीने के सैलरी पे, दूसरे ने नहीं रख रखा, ठीक है जी। वो खुद हाँ काम करता है, तो जो खुद काम करता है क्या वो चीजें सस्ती दे देता है? नो सर। नहीं, वो अपनी सैलरी को उसमें इंक्लूड करता है। वो सोचता है कि अगर ये काम मैं लड़के से करवाता बाहर से रख के किसी को और उसको 10,000 देने पड़ते, तो वो अपनी सैलरी भी इंक्लूड करता है 10,000। तो जनरली जब कॉस्टिंग कैलकुलेट होती है तो उसमें जो हमारे खुद के रिसोर्सेज होते हैं उसकी भी वैल्यू ऐड करती है। ऐसा नहीं होता कि उसको ना ऐड करें, उसको नोशनल एक्सपेंडिचर कह देते हैं। ओके। क्लियर है? यस तो सर। कॉस्ट एक्चुअल भी होती है और नोशनल भी होती है। किसी को इसमें डाउट? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एक्सपेंसेस तो सेम बात ही है। हाँ, कॉस्ट बेसिकली गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा करा गया वो सेम बात होगी, लेकिन कॉस्ट के अंदर जब आप किसी एसेट को परचेज करते हो और उससे रिलेटेड खर्चे करते हो तो उसको भी हम टेक्निकली कॉस्ट कह देते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट। ओके सर।
तो कोस्ट को हम थोड़ा सा और यूज कर लेते हैं, खाली गुड्स और सर्विसेज के ऊपर नहीं, एसेट से रिलेटेड भी, एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड जितना भी उसके ऊपर अमाउंट स्पेंड करा गया उसको उसकी कोस्ट कह देते हैं कि इसकी हमें कोस्टिंग आ गई, इतने की कोस्ट पड़ गई। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. किसी को डाउट बच्चे इसके अंदर? तो एक मैंने आपको एक्सपेंडिचर बताया, एक मैंने आपको कोस्ट बताई, ठीक है जी? Yes, आदमी का sir. क्लियर है? आदमी Yes, का क्लियर sir. है? ठीक है जी बच्चे, एक बार मैं इसको नोट्स में से करा रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद कराता हूँ। एक बार इन दोनों टर्म्स को एक बार नोट्स में से देखना, क्योंकि इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रह जाती है। रिद्धि ठीक है बच्चे? Yes, sir. ठीक है, एक सेकंड। स्क्रीन के ऊपर बच्चे अगर आप देखोगे तो आपको एक्सपेंडिचर नजर आ रहा है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में मैंने क्या बताया, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश, या तो आपने कैश दिया है और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। जरूरी नहीं है कि आप जब गुड्स और सर्विसेज या कुछ लेते हो तो कैश में पेमेंट करो, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। मान लो मैंने 10 लाख के किसी से गुड्स लिए, उसके बदले मेरे पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी 10 लाख की, वो उसको दे दी, पॉसिबल है बच्चे ऐसा? आद्रिका? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने कोई कैश दिया या कोई प्रॉपर्टी दिया, इनकरिंग अ लायबिलिटी, या लायबिलिटी इनकर करने का मतलब उधार करा। उधार पे भी तो ले सकता हूँ बच्चे, कश्मीर। Yes, sir. तो आई हैव पेड कैश और आई हैव ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी और आई हैव इनकर्ड लायबिलिटी। क्यों करा? फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो इसमें खाली अगर गुड्स और सर्विसेज होते तो ये एक्सपेंसेस की डेफिनेशन बन जाती, बट इसमें मैंने क्या करा है, मैंने इसमें एसेट्स को भी इंक्लूड कर दिया है। रिद्धि क्लियर है बच्चे? Yes, sir. तो इट मींस एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर अ रिसीट ऑफ अ बेनिफिट, कुछ भी आप ऐसा खर्च कर रहे हो जिससे कुछ बेनिफिट आए, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में आए, चाहे वो सर्विसेज की फॉर्म में आए, चाहे वो एसेट्स की फॉर्म में आए, तो उसको हम एक्सपेंडिचर कह देते हैं। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट इसमें बच्चे? No, sir. एक्सपेंडिचर में भी क्लासिफाइड, इसमें 3 कैटेगरीज है बच्चे। आपको स्कूल में 2 कैटेगरीज करवाई जाएंगी, क्योंकि थर्ड कैटेगरी बाद में आएगी। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सेकंड की जगह गलती से यू प्रिंट हो गया, सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कट कर देना। ठीक है जी, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको आप कट कर देना, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये भी नहीं करना। क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए या उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए जो खर्चा करा जाता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाई आपने, फर्नीचर परचेज करा, प्लांट परचेज करा, तो उसके ऊपर जो आपने खर्चा करा दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड। इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग पीरियड तक मिलता रहेगा और उसको हम बाद में बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाते हैं। ठीक है बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यही बताया था। Yes, sir. Then Yes. revenue expenditure, any expenditure the full benefit of which is received during one accounting period is termed as the revenue expenditure. Basically revenue expenditure या एक्सपेंस एक ही बात हो जाती है, जिसका सारा का सारा बेनिफिट हमें एक साल में मिल जाएगा, सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सच एज सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो एक्सपेंसेस में आपने यही तो पढ़ा था आदरी का, यही Yes, पढ़ा था sir. बच्चे? ठीक है। एज Yes. सच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बाद में ईयर के एंड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एंड सच एक्सपेंडिचर डज नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी बट ओनली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। मोहिलीन यही बताया था बच्चे मैंने कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने Yes. से हमारी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती रही है, खाली मेंटेन रहती है। अगर आपको अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? Capital expenditure. बिल्कुल, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। ठीक है, एक उसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन
कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको देखते हैं। ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट को खरीदते हो या उसको बनाते हो, जैसे बिल्डिंग होगी तो उसको बना रहे तो उसको इरेक्शन करना कह देते हैं, तो फिक्स्ड एसेट को खरीदने या बनाने के ऊपर जो खर्चा करा गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। रोज जो बिजनेस चलाना है उसके लिए जो खर्चा करा गया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मिनल ठीक है बच्चे? इसका ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। क्लियर है चीज? Yes, sir. Capital expenditure is incurred for the purpose of increasing the earning capacity of the business. Capital expenditure करने से हमारी earning capacity बढ़ती है। Revenue expenditure is incurred for maintenance of earning capacity. Revenue expenditure से maintain रहती है, बढ़ती नहीं। रिद्धि क्लियर है बच्चे? अश्मीत क्लियर है बच्चे? Yes, sir. Then capital expenditure yields benefit normally over a long period. Capital expenditure का जो benefit है आपको long term तक मिलता रहेगा, whereas revenue expenditure yields benefit for a maximum period of 1 year. जबकि revenue expenditure का benefit आपको maximum 1 year तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलता जनरली। यही बताया था अश्मीत। Yes, sir. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिटर्न इन बैलेंस शीट। ईयर के एंड में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ईयर के एंड में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे। ये मैंने जब आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस समझाया था, परसों समझाया था, उस दिन आपको ये क्लियर करा था। ठीक है? Yes, sir. इसमें किसी को डाउट हो तो बच्चे एक बार दोबारा से क्लियर कर ले। आद्रिका क्लियर है बच्चे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें मैंने इतना ज्यादा टाइम इसलिए लगाया क्योंकि इसमें बच्चों को कई बार डाउट रहती है। क्लियर है आद्रिका? Yes, sir. Clear है. Yes, महक sir. आपको? महक बिल्कुल क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. ठीक है जी। बच्चे कोस्ट को देखता हूं, मैंने अभी आपको कोस्ट भी बताया। तो कोस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो भी आपने खर्चा करा, जो भी कुछ दिया, वो कोस्ट है। द रिसोर्सेज गिवन अप आर मनी और मनी इज इक्विवेलेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। या तो पैसा दोगे या कोई ऐसी चीज दोगे जिसको मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे पुराना फर्नीचर दे दिया, बिल्डिंग दे दी, कुछ ऐसा दे दिया। मिनल ठीक है बच्चे? Yes, sir. तो एक तो कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि जो आपने गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा करा। उसके अलावा कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशनल, एट्रीब्यूटेबल टू ए स्पेसिफिक थिंग और एन एक्टिविटी। इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड अगर आप कोई खर्चा करते हो तो उसको भी हम कॉस्ट कह देते हैं। स्पेसिफिक थिंग क्या हो सकती है? किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी सर्विस से रिलेटेड या किसी एक्टिविटी से रिलेटेड। जब एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड आप कोई खर्चा कर देते हो तो उसको भी हम उसकी कॉस्ट कह देते हैं। अभी मैंने आपको मशीनरी का एग्जांपल लेके समझाया था। Yes, sir. जैसे कि आप जब मशीन को परचेज करते हो तो उसकी कॉस्ट में एक तो परचेज प्राइस तो आएगा ही, उसके अलावा फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन, आपने उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए फ्रेट पे करा, इंस्टॉलेशन दी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मशीन की कॉस्ट क्या है, तो उसमें आप उससे रिलेटेड जो खर्चे हुए हैं दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू मशीन, दैट आर रिलेटेड टू मशीन, आप उसको उसकी मशीन की वैल्यू में ऐड कर दोगे। विधि क्लियर है बच्चे? Yes, sir. तो कॉस्ट को भी मैंने, जैसे लॉस को मैंने दो तरीके से डिफाइन करवाया था, वैसे ही कॉस्ट में भी एक तो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा करा गया वो आ जाता है। उसके अलावा एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड जब कोई अमाउंट स्पेंड करी जाती है तो उसको हम उसकी कॉस्ट कह देते हैं। अभी मैंने आपको बताया द एक्सपेंडिचर इनकर्ड में भी एक्चुअल और नोशनल। मिनल बच्चे बताया एक्सपेंडिचर जो आप करोगे एक्चुअल भी हो सकता है, नोशनल भी हो सकता है। ठीक है? Yes, sir. जैसे द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल परचेज करा, वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, नोशनल हुआ? आपने रॉ मटेरियल परचेज करा, एक्चुअल हुआ, नोशनल हुआ? Actually. एक्चुअल हुआ, बिल्कुल जी। ठीक है जी। नोशनल एक्सपेंडिचर होता है जिसमें आपको कैश नहीं देना पड़ता किसी को। ठीक है? इट इज कंसेप्चुअल, हम एज्यूम कर लेते हैं। एंड डीम्ड टू हैव बीन इनकर्ड, डीम्ड मतलब मान के चलते हैं कि हुआ होगा जबकि होता नहीं है। जैसे रेंट ऑफ ओन फैक्ट्री, अभी मैंने एग्जांपल लिया था महक बच्चे कि हमारी खुद की फैक्ट्री है, उसका रेंट है, तो क्या उसको मैं कॉस्ट में इंक्लूड करूं या ना करूं? सर करेंगे। करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओन्ड कैपिटल, हमारी खुद की कैपिटल है, क्या हम उसको कॉस्ट में इंक्लूड करें या ना करें? सर कॉस्ट में करेंगे और नोशनल में करेंगे इंक्लूड। हाँ बिल्कुल। तो कॉस्ट के अंदर हम उसको नोशनल एक्सपेंडिचर मानेंगे। इसका मतलब है जो कॉस्ट है that may consist of actual expenditure as well as the notional expenditure. मोहिलिन क्लियर है बच्चे?
यस सर। ठीक है जी, तो 2 वर्ड्स हमने क्लियर कर लिए, एक तो एक्सपेंडिचर को बड़े अच्छे से क्लियर कर लिया, एक हमने कॉस्ट को क्लियर कर लिया, क्योंकि रिलेटेड से थे। कई बच्चे एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे, क्या मैं एक्सपेंस की जगह एक्सपेंडिचर लिख सकता हूँ? कश्मीर, expense No, is the sir. part of expenditure or not? Yes, sir. Expenditure is the part of expense or not? No, sir. बिल्कुल। तो एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंडिचर में आ जाता है। अगर मैंने एक्सपेंडिचर लिख दिया तो उसके अंदर एक्सपेंस अपने आप इंक्लूड हो गया। क्लियर है? अश्मित क्लियर है बच्चे? Yes, sir. मोहिलिन क्लियर है बच्चे? तो एक्सपेंडिचर का मतलब उसमें गुड्स भी आ गए, गुड्स और सर्विसेज भी आ गए, एसेट्स भी आ गए। गुड्स और सर्विसेज का बेनिफिट 1 साल तक मिलता है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस कह देते हैं। एसेट्स का बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा मिलता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देते हैं। ठीक है? यस सर। तो कॉस्ट में मैंने आपको बताया गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो खर्चा करते हैं वो भी होता है, और उसके अलावा किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड अगर कोई अमाउंट स्पेंड करी गई है उसको भी उसकी कॉस्ट कह देते हैं। जैसे मशीन परचेज करी, उससे रिलेटेड खर्चे हुए, बिल्डिंग बनाई आपने, ब्रिक्स परचेज करी, टिम्बर परचेज करी, सीमेंट परचेज करी, तो उसको आप कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कह सकते हो कि वो बिल्डिंग की कॉस्ट में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है बच्चे, 1 सेकंड बता रहा हूं। अब बच्चे इन दोनों में कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा से क्लियर कर लें, उसके बाद हम अगले वर्ड्स देखेंगे। आद्रिका क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब ऐसे करेंगे बच्चे, आज ना मैं यही वर्ड्स करा रहा हूँ। अब आपके 7-8 वर्ड्स रह गए जो आज में वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो मैं कल कंप्लीट करवाऊंगा। और जो कल कंप्लीट होने के बाद परसों जो है सैटरडे को जो